तो हेडिंग डाल दीजिएगा चंबल नदी की या चंबल नदी में दाएं ओर से दाएं ओर से विलय होने वाली दाएं ओर से विलय होने वाली सहायक नदियां। चंबल नदी में दाएं ओर से विलय होने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी है? दाएं ओर से विलय होने वाली सहायक नदियां। तो आप कहेंगे तो एक बार सारी बता देता हूं, फिर उन सब के बारे में पढ़ते हैं। वैसे डायग्राम आपने बना ही रखा है, आप तो फिर ऐसा करिए कि डायरेक्ट हेडिंग ही डालिए, ठीक है। यानी कि हम जिस नदी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं ये आपके चंबल, और चंबल की सहायक नदी जो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी ये, इस नदी का नाम है काली सिंध नदी। तो आप हेडिंग डालिए नंबर 1, काली सिंध नदी। कौन सी नदी है? काली सिंध नदी। देखिए काली सिंध नदी जो है इसका जो उद्गम है वो तो यहां से होता है आपके देवास, और देवास क्षेत्र कहां पर है? याद रखिएगा एमपी में। काली सिंध नदी का उद्गम जो है वो देवास एमपी से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और फिर वो बिंदा नामक जो स्थान है रायपुर आपके झालावाड़, वहां से प्रवेश करती है। ये बिंदा स्थान है, अभी लिखेंगे रायपुर झालावाड़ जब यहाँ पर हम पूरी कहानी लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में तो झालावाड़ से प्रवेश करेगी, झालावाड़ के बाद में ये 12 जाएगी, और 12 के बाद में यहाँ पर आपके सामने कोटा, और कोटे का स्थान जो है वो है आपके नानेरा, यहां पर जाकर चंबल में विलय हो जाएगी। बस हम पढ़ रहे हैं काली सिंध नदी, हमने कहा ये निकलेगी देवास एमपी से, एमपी से निकलने के बाद में बिंदा रायपुर झालावाड़ में स्थान है, वहां से राजस्थान में प्रवेश करेगी झालावाड़ से, फिर ये हल्की सी 12 में जाएगी, 12 के बाद में ये कोटा में जाएगी, और कोटा के अंदर जैसे ही जाएगी वहां पर ये चंबल नदी प्रवाहित हो रही है, इसके अंदर जाकर विलय होगी। कहां पर होगी? तो कोटा के अंदर स्थान है नानेरा में। क्या क्या आपने यहां से तो देखो, सबसे पहले काली सिंध नदी जो है आपके सामने, लिखिएगा इसका उद्गम। तो आप कहेंगे सर काली सिंध नदी का जो उद्गम है वो है आपके देवास एमपी, देवास एमपी, ठीक है। फिर राज्य में प्रवेश, और राज्य में प्रवेश की यदि हम बात करते हैं तो याद रखिएगा राज्य के अंदर जो प्रवेश है वो है आपके बिंदा रायपुर झालावाड़, बिंदा रायपुर झालावाड़। उसके बाद में फिर आ जाएगा प्रवाह क्षेत्र, कहाँ कहाँ पर ये प्रवाहित होती है? तो आप कहेंगे सर झालावाड़ में प्रवेश करेगी, ठीक है। फिर ये जाएगी 12 में, ठीक है। उसके बाद में फिर ये जाएगी कोटा, तो झालावाड़ 12 और कोटा, यहाँ पर ये प्रवाहित होगी, और यहाँ प्रवाहित होने के बाद में आप देखेंगे ये विलय होगी किसमें? तो आप कहेंगे सर चंबल में। ये विलय होती है किसमें? तो चंबल नदी में, चंबल नदी में विलय हो गई। अच्छा ये विलय कहाँ पर हुई? तो आप कहेंगे सर नानेरा गांव है कहाँ पर? कोटा के अंदर, यहाँ पर जाकर ये क्या हो गई है? विलय हो गई है किसमें? चंबल नदी में, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुई बात किसकी? काली सिंध नदी की। अब इस काली सिंध नदी की दो सहायक नदियां हैं, देखिएगा। एक तो सहायक नदी जो है वो इधर से आती है और यहां आकर विलय होती है, इस नदी का नाम तो है आपके आहू। एक नदी इधर से आती है और वो यहां आकर विलय होती है, इसका नाम है परवन। तो सबसे पहले बात करते हैं आहू की, यानी यहां तक लिखा आपने, फिर लिख लो, यहां तक लिखा। लिखा, ठीक है। अब यहां पर उससे पहले एक बांध लिख लेते हैं। यहां पर एक बांध बना हुआ है, आपने पढ़ा होगा नवनेरा, नवनेरा बांध, जो आपके कहां पर है? तो आप कहेंगे सर दिगोद कोटा में, और वो इसी नदी पर है जिसका नाम क्या है? काली सिंध नदी पर।
यहां तक लिखा निर्मित, फिर लिख लीजिएगा निर्मित बांध, फिर इसकी सहायक नदियां पढ़ते हैं। निर्मित बांध, और निर्मित बांध में लिख लीजिएगा नवनेरा बांध। कहां पर है ये? तो दिगोद कोटा, लिखिए दिगोद कोटा। अरे नहीं हेमा, बिल्कुल निश्चित रहिए, एक भी बिंदु नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो काली सिंध नदी कंप्लीट हुई, उद्गम राज्य में प्रवेश, इसका पर्वत क्षेत्र, विलय और निर्मित बांध, यहां तक। अब हम लिखेंगे काली सिंध नदी की सहायक नदियां। लिख लिया ना। अब आप नेक्स्ट काली सिंध नदी की सहायक नदियां। ये काली सिंध नदी तो हमने पढ़ी ली। अब इस काली सिंध नदी की ये सहायक नदियां जो आपको दिख रही है, ये भी हमें पढ़नी है, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा काली सिंध नदी की सहायक नदियां जो है, उसमें आप लिख लीजिएगा आहू है, परवन है और निवाज है। ये जो है ये किसकी सहायक नदियां हैं? काली सिंध की सहायक नदियां हैं, ठीक है। आहू है, परवन है, निवाज है, एक उजाड़ भी आप पढ़ते हैं। हालांकि हमारे राजस्थान के लिए तो इंपॉर्टेंट आहू और परवन दो ही है, ठीक है। ये लो, अब इनमें से हमें जो पढ़नी है वो है आपके आहू और परवन। जैसा कि हमने अभी देखा, ये तो आपके हो गई कौन सी? चंबल नदी। इस चंबल की सहायक नदी जो है जिसे हम पढ़ रहे हैं वो है आपके ये, जिसका नाम है काली सिंध नदी। और इसी काली सिंध नदी की सहायक नदी जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एक तो ये, और इसका नाम है आहू नदी। और एक इधर से हम पढ़ेंगे जिसका नाम है परवन नदी, ठीक है। तो ये हमें पढ़नी है मेनली। तो यहां पर आपने लिखा कि काली सिंध नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है, तो आप कहेंगे सर एक आहू है, एक परवन है, एक निवाज है और एक उजाड़ है। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है इनमें से वो है आपके सबसे पहले आहू। तो हेडिंग लगाइए आहू नदी, हेडिंग लगाइएगा आहू नदी। कौन सी नदी है? आहू नदी। आहू नदी के बारे में सबसे पहले आप लिखेंगे उद्गम स्थल। कौन सा स्थल है? उद्गम स्थल। तो आहू नदी का जो उद्गम स्थल है वो आप देखेंगे यहां से, तो देखिए सुसनेर एमपी से निकलेगी। कहां से? सुसनेर एमपी से निकलेगी यहां। फिर एक गांव आएगा नंदपुर। कौन सा? नंदपुर। नंदपुर से ये झालावाड़ में प्रवेश करेगी और फिर ये काली सिंध में जाकर जहां विलय होगी वहां पर किला बना हुआ है। कौन सा? घाघरोन का किला। तभी तो आप पढ़ते हैं कि आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर जो किला है वो कौन सा है? घाघरोन का किला। यही तो पढ़ते हैं आप। चलिए फिर, तो यहां पर लिखिए उद्गम स्थल में सुसनेर एमपी। फिर लिखिएगा राज्य में प्रवेश, और राज्य में जो प्रवेश है वो है आपके कहां? तो लिखिएगा नंदपुर। नंदपुर झालावाड़, नंदपुर झालावाड़। उसके बाद में लिखिएगा प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र। तो लिखिएगा झालावाड़। कौन सा जिला है? झालावाड़ जिला। फिर लिखिएगा विलय, और ये जो विलय है ये जिसमें जाकर होगी वो है आपके कौन सी नदी? काली सिंध नदी में। कौन सी नदी में? काली सिंध नदी में। कहां पर? तो याद रखिएगा घाघरोन किला।
झालावाड़, क्योंकि आप यही तो पढ़ते हैं, नोट करके, कि आहूवे काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा किला बना हुआ है? घाघरोन किला, जो कि आपके कहां पर है? तो आप सब परिचित हैं, झालावाड़ में। ये लिखिएगा आहू की बात। ठीक है, ये तो आपके कौन सी नदी हो गई? ये आहू। अब हम पढ़ेंगे परवन नदी, पहले लिखिएगा आहू के बारे में। लिख लिया? आहू लिख लिया? फिर लिखें आगे परवन। लिखिएगा नेक्स्ट, परवन नदी। परवन नदी, परवन नदी, देखिए, परवन नदी की हम बात करेंगे तो विंध्यन क्षेत्र एमपी से निकलेगी ये। कहां से? विंध्यन क्षेत्र एमपी से ये निकलती है, ये देवास एमपी से निकली है, और ये आपके सुसनेर एमपी से। आहू का प्रवेश द्वार झालावाड़ में है, कालीसी नदी का भी प्रवेश द्वार आपने झालावाड़ में पढ़ा है, और इसका भी प्रवेश द्वार जो है वो आपके मनोहरपुरा थाना जो है ना झालावाड़, वो वहां से प्रवेश है। उसके बाद में फिर 12 में जाकर ये इस काली सिंध में क्या हो जाती है? विलय हो जाती है। कौन कौन सी मुख्य बातें हैं वो हम लिखते हैं। तो सबसे पहले तो लिखिएगा आप उद्गम स्थल। तो परवन नदी का जो उद्गम स्थल रहने वाला है वो है आपके विंध्यन क्षेत्र। और विंध्यन क्षेत्र कहां पर है? तो याद रखिएगा एमपी। ठीक है, और वैसे भी यहाँ हम चंबल नदी जो पढ़ रहे हैं ना, इसकी सहायक नदियां, उसमें आपके नए जिलों का कोई प्रभाव दिखाई नहीं है। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है जुलाई 2025 के अंदर जिलों का क्या होगा? सीमांकन होगा। आज हम 23 अप्रैल 2025 को पढ़ रहे हैं, तो अभी ऐसे कोई डाटा अवेलेबल भी नहीं है। हालांकि हो सकता है कि 25 में नहीं, बट 26 में आप फिर बिल्कुल नए आंकड़ों के तहत पढ़ना पड़ सकता है। अभी फिलहाल कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, फिर लिखिएगा राज्य में प्रवेश। राज्य में प्रवेश की बात करते हैं तो लिखिएगा, देखिए, एक तो आपने मनोहरपुरा स्थान सुना है जयपुर में, मैंथा नदी का उद्गम, यह है मनोहरपुर थाना। कहां पर? झालावाड़ में। फिर बात आएगी प्रवाह क्षेत्र की। तो राजस्थान में जो प्रवाहित क्षेत्र है वो है आपके झालावाड़, वे 12। कौन सा है? एक झालावाड़ है और दूसरा कौन सा है? 12। ठीक है, फिर विलय की बात करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि ये नदी जाकर भी किस में विलय होगी? काली सिंध में ही होगी। मुख्य रूप से काली सिंध पढ़ रहे हैं, इसके अंदर आने वाली आहू और इसके अंदर आने वाली ये कौन सी है? परवन। कहां पर? तो पलायता क्षेत्र में, पलायता 12 में। यहां पर काली सिंध में क्या हो जाती है? ये विलय हो जाती है। ठीक है, अब इस परवन नदी के किनारे क्या है? तो आप कहेंगे सर शेरगढ़ दुर्ग है। कौन सा शेरगढ़ है? ये 12 वाला। कौन सा शेरगढ़ दुर्ग है? याद रखिएगा, 12 वाला। लिखिएगा, ये आपके कौन सी नदी हो गई? परवन नदी। यानी कि पूर्णतः देखेंगे तो काली सिंध जो नदी है वो आपके यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है,
लिख लिया? चलें आगे। चलो आगे। ठीक है, तो यहां पर हमने जिस नदी को लेकर चर्चा की है वो काली सिंध और काली सिंध की सहायक नदियां पड़ी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और हम जो पढ़ रहे हैं चंबल की सहायक नदियां, उसमें आप अगली हेडिंग लगाइए नंबर 2, और वो है आपके पार्वती नदी। इस बार जो नदी पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी नदी है? पार्वती नदी। ठीक है, चलिए तो देखिए पार्वती नदी के बारे में। पार्वती नदी, अब मैप के माध्यम से आपको बताएं तो देखो, ये तो हो गई आपके चंबल। हम पढ़ रहे हैं कौन सी? वो है आपके पार्वती नदी। तो देखिए पार्वती नदी जो है वो आपके एमपी के सीहोर क्षेत्र से निकलेगी, फिर वो राज्य के अंदर 12 में प्रवेश करेगी, 12 से आगे कोटा में जाएगी, फिर ये एमपी में जाएगी, फिर ये राजस्थान के अंदर यहाँ पर सवाई माधोपुर के अंदर जो पालिया गांव है वहां पर क्या हो जाती है, ये विलय हो जाती है चंबल में। तो देखो एमपी और राजस्थान में, यहाँ एमपी और यहाँ राजस्थान में, ये ऐसी नदी है जो राजस्थान और एमपी के मध्य दो दो बार सीमा लगाती है। समझे आप? यहाँ से ये 12 से प्रवेश करेगी, फिर ये 12 से चलेगी तो हल्का सा कोटा भी आ जाएगा, फिर ये कोटा से वापस एमपी में जाएगी, फिर ये राजस्थान के अंदर वापस सवाई माधोपुर में। ये जो नदी है ये है आपकी कौन सी? पार्वती नदी। आइए लिखते हैं पार्वती नदी के बारे में। तो सबसे पहले ये जो पार्वती नदी है लिखिएगा उद्गम स्थल। उद्गम स्थल में आप सीहोर क्षेत्र या सेहोर क्षेत्र भी आ जाता है कई बार, इस प्रकार से लिखा हुआ भी आ सकता है, सीहोर या शेहोर क्षेत्र। और वैसे भी आपको पता ही आरएसएस बोर्ड का वो शब्दों को कुछ इस प्रकार से ही तोड़ मरोड़ कर देता है, क्योंकि वो गूगल से डायरेक्ट हिंदी इंग्लिश टू हिंदी करता है, हिंदी टू इंग्लिश करता है, तो कई बार इस प्रकार से आ जाता है। फिर राज्य में प्रवेश करें। राज्य में प्रवेश की जब बात करते हैं तो वो है आपके करिहाट गांव, या कटियार गांव बोलते हैं वैसे, लेकिन करिहाट गांव है 12। यहां से क्या है? राज्य में प्रवेश है। फिर प्रवाह क्षेत्र की यदि हम बात करेंगे, प्रवाह क्षेत्र की, तो प्रवाह क्षेत्र आपको बताई था 12, 12 से ये हल्की सी जाएगी कोटा, और कोटा से वापस ये एमपी, और एमपी से वापस राजस्थान के अंदर आएगी सवाई माधोपुर में। ठीक है, फिर विलय की बात करेंगे तो विलय आपको पता ही है किस में होगी, ये चंबल की सारी नदियां पढ़ रहे हैं तो चंबल नदी में विलय होगी। किस में होगी? चंबल नदी में विलय। चंबल नदी में विलय कहाँ होगी? तो आप कहेंगे सर गांव है पालिया। पालिया जो गांव है वो है आपके कहाँ पर? तो सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर वहां पर जाकर क्या होगी? ये विलय। तो उद्गम है, राज्य में प्रवेश है, प्रवाह है, और विलय है। और विशेषता के रूप में आप क्या लिखेंगे? विशेषता में आप लिखेंगे ये बात कि ये जो पार्वती नदी है, पार्वती नदी राजस्थान वे मध्य प्रदेश के बीच दो दो बार सीमा बनाने वाली नदी। याद रखिएगा कौन सी है? पार्वती नदी। ठीक है, और फिर लिखिएगा इस पार्वती की सहायक नदियां हैं छोटी छोटी, वो भी आपको पता होना चाहिए। पार्वती की सहायक नदियां, अब आप कह ही रहे हैं सर थोड़ा और ज्यादा डिटेल से, तो थोड़ा फिर और ज्यादा डिटेल से लेकर चलते हैं। ठीक है, भाई जैसे इसकी सहायक नदियां हैं अंधेरी है, विलास है, बेंतली है, और चौपट नदी है। ये लो, ये इसकी क्या है? सहायक नदियां किसकी? पार्वती की। उतारो। तो ये पार्वती नदी है आपके सामने कंप्लीट।
लिख लिया? चले आगे। चले आगे। ठीक है, तो ये पार्वती नदी और ये इसकी सहायक नदियां। और भी जो सहायक नदियां हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, देखो आपके सामने यहां से चंबल नदी में दाएं ओर से विलय होने वाली, तो उसमें कालीसिंध आ गई, आहू आ गई, परवन आ गई, और ये आपके सामने पार्वती आ गई। नेक्स्ट, अगली अगली नदी आप हेडिंग डालिए, और अगली नदी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके सामने नेक्स्ट सीप नदी। कौन सी नदी है? सीप नदी। सीप नदी कौन सी नदी है? सीप नदी। देखिए, थोड़ी सी स्ट्रक्चर बना के हम देखेंगे, तो जैसे ये राजस्थान है, इस राजस्थान में ये यहाँ से आपकी चंबल नदी है। इस चंबल नदी के अंदर देखिए, एक तो यहाँ से आएगी, राजसमंद से आएगी, इसका नाम तो है बनास। ये नदी है चंबल। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो नदी है ये सीप। तो आप देखेंगे चंबल, बनास और सीप, जहां पर ये मिलती है वहां पर क्या होता है? त्रिवेणी संगम। वहां पर क्या है? त्रिवेणी संगम है। तो बस सीप नदी के बारे में लिखिए। सबसे पहले तो लिखिएगा उद्गम। देखिए, इसका जो उद्गम होता है वो पनवाड़ा क्षेत्र है एमपी का, वहां से होता है। लिखो पनवाड़ा क्षेत्र, एमपी। ठीक है, यहां से निकलती है और फिर ये जाकर विलय विलय होती है आपकी किसमें? चंबल में। कहां पर होती है? तो आप कहेंगे सर रामेश्वर, रामेश्वर धाम, सवाई माधोपुर। और जहां पर ये विलय होती है वहां पर क्या बनता है? एक त्रिवेणी संगम। और ये त्रिवेणी संगम किस में बना है? तो बनास में, प्लस चंबल में, और प्लस शीप में, ये त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम कहां पर? तो है ही आपके सामने रामेश्वर धाम, सवाई माधोपुर। ये लो, सवाई माधोपुर। उतार। कौन सी? सीप नदी? नहीं नहीं, लिखा ही होगी, आप देखना ना। एक इसी प्रकार से और एक नदी है, उसका नाम है कुन्नू नदी।
अब देखिए हमारे राजस्थान में इतनी सारी नदियों से पानी नहीं आता ना, इतना आता तो हमारा राजस्थान कब का कायाकल्प हो जाता। नंबर 4 लिखो, कुन्नू नदी। कौन सी नदी है? कुन्नू नदी। कुन्नू नदी की बात करते हैं तो इसका जो उद्गम है वो होता है आपके शिवपुरी एमपी। यहां से उद्गम, राज्य में प्रवेश है आपके मुसेड़ी 12, मुसेड़ी 12, और विलेज जो होती है ये है आपके चंबल नदी के अंदर। कौन से जिले में? तो करौली में। ये उतार लीजिए बस। ये आपके सामने चंबल नदी में विलय होने वाली दाईं ओर से जो जो नदियां हैं वो सारी, ठीक है। लिख लिया? चलिए हेडिंग डाल दीजिए। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप चंबल नदी में बाएं ओर से, बाएं ओर से विलय होने वाली सहायक नदियां, विलय होने वाली सहायक नदियां, लेकिन कौन से? बाएं से, वो थी दाएं से। लीजिए, यानी कि ये जो चंबल है, अब इस चंबल नदी के अंदर इधर से जो आकर विलय होगी ना वो बाएं ओर से, हमने पढ़ी थी ये दाएं ओर से, अब पढ़ेंगे बाएं ओर से। बाएं ओर से आकर विलय होने वाली इधर से पहली जो नदी हम पढ़ते हैं वो आप पढ़ते हैं बामनी नदी। लिखिएगा इसमें नंबर 1 बामनी नदी। वैसे ये जो बामनी नदी है इसका आप एक अन्य नाम भी पढ़ते हैं। इसका जो अन्य नाम है वो है आपके ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी, इसका अन्य नाम क्या है? ब्राह्मणी नदी, ठीक है। फिर उसके बाद लिखिएगा उद्गम, कि ये जो नदी है इसका उद्गम कहाँ होता है? तो उद्गम होता है, याद रखिएगा, हरिपुरा की पहाड़ियां हैं चित्तौड़गढ़। वापस ये चंबल नदी में विलय होती है रावत भाटा में, जहां पर एक किला बना हुआ है। चंबल और बामनी नदियों के यहाँ संगम पर एक किला बना हुआ है, कौन सा? आप कहेंगे सर भैंसरोड़गढ़। तो उद्गम तो लिखिएगा हरिपुरा पहाड़ियां, और हरिपुरा की जो पहाड़ियां हैं वो है आपके कहां पर? चित्तौड़गढ़। कहां पर है? याद रखिएगा चित्तौड़गढ़, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र की यदि हम बात करेंगे तो वो है आपके चित्तौड़गढ़ वे रावत भाटा। रावत भाटा भी चित्तौड़गढ़ में ही है, रावत भाटा। ये बामनी जहां विलय, जहां पर ये विलय हो रही है वो है भैंसरोड़गढ़। भैंसरोड़गढ़ कहां पर है? चित्तौड़गढ़। इसीलिए आप पढ़ते भी तो हैं कि चंबल प्लस बामनी या ब्राह्मणी, जो भी आप कहते हैं, इन दोनों नदियों के संगम पर बना हुआ है कौन सा? भैंसरोड़गढ़ दुर्ग। उतारिए।
जो नदी हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके सामने मेज नदी। तो हेडिंग डालिएगा मेज नदी, और ये मेज नदी हम पढ़ेंगे कल के सेशन में। ठीक है, हमारी जो चर्चा है वो चल रही है आपके चंबल नदी। चंबल नदी के अंदर हम पढ़ रहे हैं चंबल की सहायक नदियां। सहायक नदियों में हम उन नदियों की बात कर रहे हैं जो कि आपके बाएं ओर से आकर विलय होती है, यानी कि चंबल नदी में बाएं ओर से आकर विलय होने वाली नदियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित भी है कि ये हमारी चंबल नदी, जो कि आपके एमपी से राजस्थान फिर यूपी, और इसकी बाईं ओर से आकर विलय होने वाली नदियों की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी तक एक नंबर जो नदी है वो हमने पढ़ी है, जिसका नाम है बामनी या ब्राह्मणी नदी। बामनी या फिर क्या बोलते से ब्राह्मणी नदी, ये हमने पढ़ी है। अब इसके आगे और कौन कौन सी नदियां हैं उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। लीजिए, जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे लिखिएगा। जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे लिखना है, और अगली जो सहायक नदी है वो हेडिंग डालनी है आपको, जिसका नाम है मेज नदी। अगली जो सहायक नदी है वो नदी कौन सी है आपके, मेज नदी। ठीक है, मेज नदी के बारे में, यानी कि ये जो चंबल है, इस चंबल में आकर विलय होने वाली जो नदी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो है आपकी ये मेज नदी। मेज नदी की हम बात करते हैं तो देखिएगा, ये जो मेज नदी है, इस मेज नदी की हम उद्गम की यदि चर्चा करें तो उद्गम तो है धनवाड़ा की पहाड़ियां, और यानी कि भीलवाड़ा। ये नदी भीलवाड़ा से निकलती है और बूंदी के अंदर आकर विलय हो जाती है। किसके अंदर, तो आप कहेंगे सर ये नदी है चंबल। मेज नदी की ये लोकेशन है कि भीलवाड़ा से निकलेगी और बूंदी के अंदर आकर चंबल नदी में क्या हो जाएगी, विलय हो जाएगी। तो मेज नदी के बारे में सबसे पहले तो आप लिखिएगा इसका उद्गम। उद्गम स्थल की यदि हम बात करेंगे तो आप कहेंगे सर लिखो धनवाड़ा पहाड़ियां, और धनवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं ये है आपके कहां पर, तो आप कहेंगे सर भीलवाड़ा। धनवाड़ा ये कहां पर है, तो याद रखिएगा भीलवाड़ा। ठीक है, इसके प्रवाह क्षेत्र की यदि हम बात करेंगे तो प्रवाह क्षेत्र जो है वो है आपके भीलवाड़ा वे बूंदी। भीलवाड़ा वे बूंदी, भीलवाड़ा से निकली और बूंदी के अंदर ये जाकर किसमें विलय हो जाएगी, चंबल में। यानी कि विलय की जब बात करते हैं तो विलय जो है ये होती है चंबल नदी में। चंबल नदी में विलय, विलय भी होती कहां पर है, तो याद रखिएगा लाखर। लाखर जो गांव है वो कहां पर है, बूंदी, और यहां पर ये जाकर जो मेज नदी है वो विलय होती है। ठीक है, मेज नदी की सहायक नदियों की यदि हम बात करें तो याद रखिएगा सहायक नदियां जो है वो है आपके, देखिए एक तो है आपके मांगली नदी, और एक है आपके कुराल नदी। मांगली नदी और कौन सी है एक, कुराल नदी, याद रखिएगा। और इसमें भी ये जो मांगली नदी है, इस मांगली नदी के बारे में भी हमें एक दो बातें लिखनी है। जैसे एक करके हम हेडिंग डालेंगे मांगली नदी। इस मांगली नदी से रिलेटेड एक बात बड़ी खास है, और वो खास बात यह है कि इसी मांगली नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ है, वाटरफॉल बना हुआ है, जिसका नाम है भीमलत जलप्रपात। भीमलत जलप्रपात। और ये जो भीमलत जलप्रपात है ये है कहां पर, तो याद रखिएगा बूंदी में। कहां पर है, बूंदी में। इस कुरान नदी की बात करेंगे तो दो ही बातें याद रखिएगा। एक तो इसका उद्गम कहां से है, तो याद रखिएगा भीलवाड़ा जिले से, और एक याद रखिएगा कि ये विलय कहां पर होती है, तो बूंदी में, और इससे रिलेटेड कोई बात नहीं है। तो मेज नदी से रिलेटेड बातें जो है वो आपके सामने है कि मेज नदी का उद्गम, इसका प्रवाह क्षेत्र, इसमें विलय, इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियों में इस मांगली नदी से रिलेटेड ये जरूर आता है, आपको भी पता है, पुराने पेपर आप भी देखते हैं। तो भीमलत जलप्रपात जो कि कहां पर बना हुआ है, बूंदी में। ठीक है, उतारी मेज नदी।
चलें आगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक नदी जो है उसके बारे में और लिखते हैं हम। इधर से ही विलय होने वाली नदी है और वो है आपके ये, इसका नाम है चाकण नदी। तो आप हेडिंग लगा लीजिए चाकण नदी। देखिए हमारे राजस्थान में इतनी नदियां नहीं बहती है जितनी हम लिख रहे हैं ना। इतनी नदियों में पानी होता तो कब का राजस्थान का कायाकल्प हो जाता। चाकण नदी से रिलेटेड क्या क्या बातें होती हैं? एक तो इसमें लिखिएगा उद्गम। उद्गम जो है वो है आपकी बूंदी, बूंदी पहाड़ियां, बूंदी। फिर बात करें विलय की, क्योंकि पर्वत क्षेत्र एक तो बूंदी है और एक ये जहां पर विलय होती है, चंबल नदी के अंदर विलय होती है। अच्छा, विलय किस जिले में होती है? तो याद रखिएगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। और अगली बात, इस पर एक बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? तो चाकण बांध। और चाकण बांध जो है वो कहां पर बना हुआ है? याद रखिएगा बूंदी में। ठीक है, ये उतार लीजिए चाकण नदी के बारे में। लिख लिए। अब जो हम नदी पढ़ने जा रहे हैं ना, वो है सबसे खास, वो है चंबल की सबसे खास। हेडिंग लगा लीजिए चंबल की सबसे खास, और वो है बनास। हेडिंग लगाइए बनास नदी, बनास नदी। लोकेशन बनाते हैं बनास नदी की, किस प्रकार से क्या है ये। ठीक है, देखिएगा बनास नदी। बनास नदी के बारे में यहां पर जो जिला है वो है राजसमंद। ठीक है, राजसमंद से निकलेगी ये तो जाएगी भीलवाड़ा। ठीक है, राजसमंद से आएगी भीलवाड़ा, बीच में आ जाएगा चित्तौड़। ये इस प्रकार से जाएगी ना, तो यहाँ बीच में आ जाएगा चित्तौड़। ये चित्तौड़ आ जाएगा, यहाँ पर ये भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा से फिर थोड़ी सी घुमाऊ और फिर ये जाएगी अजमेर। अजमेर से आप देखेंगे फिर ये आगे बढ़ेगी और जाएगी टोंक। टोंक के बाद में आपको यहाँ पर एक नदी दिखाई देती है जो इस प्रकार से बहती है, ये है चंबल। ये जो बनास है जो इस प्रकार से टोंक से बहती है और फिर ये आगे चलती है और यहाँ पर चंबल में विलय होती है। जहां पर ये चंबल में विलय हो रही है वो स्थान है आपके रामेश्वर धाम। और ये जो रामेश्वर धाम है ये आपके कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर सवाई माधोपुर, यानी कि सवाई माधोपुर के अंदर जाकर ये किस में विलय हुई? चंबल में। ये लोकेशन है आपकी किसकी? बनास नदी की। बनास नदी की हम चर्चा करते हैं तो देखेंगे आप कि बनास नदी का जो उद्गम है वो राजसमंद जिले से होगा, फिर ये चित्तौड़ जाएगी, फिर ये भीलवाड़ा जाएगी, फिर ये अजमेर जाएगी। और ये पूरा पूरा जो एरिया है चाहे टोंक और सवाई माधोपुर, ये पूरा एरिया फॉरेस्ट है, वन क्षेत्र है। और इस वन में बहने वाली एक ही नदी है, यानी इस पूरे फॉरेस्ट एरिया की एक ही आस है और वो बनास है। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि इसे आप क्या कहते हैं? सबसे पहले लिखिएगा बनास नदी के अन्य नाम। इसीलिए आप इसे क्या कहते हैं? वन की आशा, क्योंकि इसका जो बहाव क्षेत्र है वो पूरा फॉरेस्ट एरिया है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? वन की आशा भी बोलते हैं इसे, या इसे आप इसे वर्णाशा भी कहते हैं। वन की आशा भी कह सकते हैं आप, या फिर इसे क्या कहते हैं? वर्णाशा। इसके अलावा इसका एक और अन्य नाम याद रखिए, इसे बोलते हैं आपके वशिष्ठी। तो वन की आशा यानी कि वर्णाशा भी हो गई और वशिष्ठी भी हो गई। ठीक है, ये तो हो गए इस बनास नदी के क्या अन्य नाम। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में फिर लिखते हैं इसका उद्गम स्थल। उद्गम स्थल की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो उद्गम है वो यहां से होता है। और उद्गम स्थल जो है वो वैसे देखेंगे हम तो अरावली की पहाड़ियों का ही भाग है कुंभलगढ़ की पहाड़ियां, और कुंभलगढ़ की पहाड़ियों का ही एक छोटा सा भाग है खमनोर की पहाड़ियां।
तो उद्गम स्थल में आप देखेंगे वो है आपके खमनोर, और खमनोर में कुंभलगढ़ पहाड़ियां, और ये अरावली का ही तो भाग है। जिला पूछे तो कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा राजसमंद। राजसमंद जिला जिसका आकार तिलक के समान है, आज भी ये तिलक के समान ही है। ये इसका क्या हो गया, उद्गम। उद्गम के बाद में फिर आपके सामने अगला पॉइंट क्या आता है, आप कहेंगे सर अगला पॉइंट आता है प्रवाह क्षेत्र, कि इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कौन सा और किस प्रकार से है। तो प्रवाह क्षेत्र में आपके सामने ये रहे आंकड़े सारे। देखिए प्रवाह क्षेत्र में आप कहेंगे सर राजसमंद से निकली, राजसमंद से निकलने के बाद में ये जाएगी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में ये जाएगी भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में ये जाएगी आपके अजमेर, अजमेर के बाद में ये जाएगी आपके टोंक, टोंक के बाद में ये जाएगी आपके सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर प्रवाह क्षेत्र। फिर उसके बाद में बात आती है विलेय की, विलेय की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर विलेय जो है वो है आपके चंबल नदी में, और विलेय कहां पर, तो याद रखिएगा रामेश्वर धाम, रामेश्वर धाम कहां पर है, तो याद रखिएगा सवाई माधोपुर। और आप सब जानते हैं, हम पढ़ गए हैं कि यहां पर एक नदी और आती है, और आपको पता हो तो इसका नाम क्या है, शीप। तो शीप, चंबल और बनास, यहां पर क्या होता है, त्रिवेणी संगम, जो कि हम लिख के आ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, विलेय हो गई। अब बात आती है कुल लंबाई, और इस नदी की जो कुल लंबाई है वो नवीनतम आंकड़ों के तहत 512 है, प्राचीन आंकड़ों के तहत 480 किलोमीटर है। दोनों बातें आपको याद रखनी है, 512 भी आ सकता है, 480 भी आ सकता है। और आप देखेंगे कि ये नदी निकलती राजसमंद से है, जो कि राजस्थान का भाग है। चंबल में जहां विलय होती है सवाई माधोपुर, वो भी राजस्थान का भाग है। इसका मतलब यह है कि राजस्थान के भाग में प्रवाहित होने वाली इतनी लंबी नदी तो कोई है भी नहीं। इसलिए तो आप पढ़ेंगे, अभी विशेषता में हम लिखेंगे पूर्णतः राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। देखिए जिलों की यदि हम बात करेंगे तो अभी क्या है कि जो नए जिले बने हैं उनका सीमांकन नहीं हुआ है, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि लगभग हम जिले शामिल कर लें। लेकिन आज इस डेट में हम चर्चा कर रहे हैं 28 अप्रैल 2025, अभी तक इन जिलों का सीमांकन नहीं हुआ है। जिलों का सीमांकन होगा जुलाई 2025, तो 25 तक तो कोई दिक्कत है भी नहीं आपके एग्जाम में। ठीक है, और बाकी बिल्कुल निश्चित रहिए, ये नदी जो है वो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और आपके अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। ठीक है, लिख लिया। चलिए, तो अब हम हेडिंग लगाइए बनास नदी की विशेषता।
ठीक है, हेडिंग लगाइए बनास की सहायक सॉरी विशेषता। विशेषता क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। विशेषता नंबर 1, सबसे पहली विशेषता तो लिखिएगा पूर्णतः राज्य में पूर्णतः राज्य में प्रवाहित होने वाली पूर्णतः राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। केवल और केवल राजस्थान की बात करते हैं ना, तो पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी तो यही है। ठीक है, तो पूर्णतः राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी यही है। ठीक है, दूसरी बात, चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी भी यही है। चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी भी यही है। दूसरी बात, सर्वाधिक जल ग्रहण समता वाली नदी, नाम से ही पता लग रहा है जल ग्रहण समता वाली नदी। फॉरेस्ट है, पूरा फॉरेस्ट एरिया है और फॉरेस्ट एरिया के अंदर ही ये प्रवाहित होती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सर्वाधिक जल ग्रहण क्षमता वाली नदी भी कौन सी है, याद रखिएगा ये। ठीक है, दूसरी बात, अगली विशेष बात क्या है, वो ये है कि बनास जो बेसिन है, बनास नदी का जो भाग है, इस बनास बेसिन में भूरी दोमट भूरी दोमट मटियार या फिर भूरी मटियार दोमट मिट्टी पाई जाती है, एक ही बात है, भूरी मटियार दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चारों बातें बड़ी खास है, तो ये विशेषता लिखिएगा। टॉपिक वाइज एमसीक्यू चलाएंगे, बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए भी चलाएंगे। ठीक है, लीजिए आगे बढ़ते हैं। अब आप हेडिंग लगाइए बनास नदी पर निर्मित बांध। बनास नदी पर बनास नदी पर निर्मित बांध। तो देखिए, बनास नदी पर निर्मित बांध की चर्चा करें। ये बनास नदी है। बनास नदी पर निर्मित जो बांध हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखिए एक तो बांध है यहाँ, एक बांध है यहाँ, दो, एक है यहाँ, तीन, एक है आपके यहाँ, एक बांध है यहाँ। तो टोटल इस नदी पर जो है वो 5 बांध बने हुए हैं। कितने बांध हैं, 5 बांध। कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ हैं, तो देखिए ये जो बांध है, एक नंबर करके लिखिएगा
नंद संबंध बांध, और नंद संबंध बांध जो है वो है आपके रासमंद। नंबर 1। नंबर 2, बागेरी का नाका, रासमंद। तीसरा है मात्रकुंडिया बांध, चित्तौड़गढ़। उसके बाद में फिर नंबर 4 लिखिएगा, बिशलपुर बांध, टोंक। फिर नंबर 5 इसरदा बांध, सवाई माधोपुर। ठीक है, उतारो, इन 5 बांधों के नाम उतार लीजिए। लिख लिया? ठीक है, अब आप हेडिंग डालिए बनास नदी की सहायक नदियां। हेडिंग डालिए बनास नदी की सहायक नदियां। ठीक है, ये जो बनास नदी है, इस बनास नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? ठीक है, लीजिए। बनास, बनास नदी की सहायक नदियां। देखो, बनास की जो जो सहायक नदियां हैं उनकी बात करते हैं तो देखिए, एक तो है आपकी ये, लिखिएगा कोठारी नदी। एक है आपकी खारी, इधर से है कोठारी, खारी और डाई। उसके बाद में एक नदी है सोहद्रा नदी। कौन सी है? सोहद्रा नदी। ठीक है, अगला लिखिएगा, वो है आपके मानसी नदी। इसी मानसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बांडी। बांडी, याद रखिएगा।
कोठारी, खारी, डाई, सोहदरा, मानसी, बांडी, यहां पर है एक नदी। मोरेल नदी। इधर से है ढूंढ नदी। इधर से है कालीशील नदी। कालीशील है, कालीसिंध नहीं है, कालीशील नदी। ठीक है। हाँ। इधर से है आपकी आयड़ नदी। आयड़ नदी का ही दूसरा नाम है बेड़स नदी, है ना। इधर से है आपकी मेनाल नदी। तो ये बनास की क्या है, सहायक नदियां। ठीक है। ये सारी सारी जो है वो क्या है, बनास की सहायक नदियां हैं। ठीक है। अगला बिंदु भी हम यहीं लिखेंगे, पहले लिखो। नहीं राहुल, कुछ कह नहीं सकते अभी तो। अब आप यही हेडिंग ला लीजिए, आपके सामने सारी चीजें क्लियर है। वह है बनास नदी पर निर्मित त्रिवेणी संगम। बनास नदी पर निर्मित, बनास नदी पर निर्मित त्रिवेणी संगम। नंबर वन, देखिए बनास, बेड़च और मेनाल, यहां पर, यहाँ बनास। आप कहेंगे सर बेड़च क्यों, आयड़ क्यों नहीं, ये भी हम देखेंगे अभी। लेकिन आप फिलहाल इतना याद रखिएगा, आयड़ नदी का ही दूसरा नाम बेड़च नदी है। तो बनास, बेड़च और मेनाल, ये त्रिवेणी संगम है बिगोद, और बिगोद है भीलवाड़ा। ठीक है। दूसरा यहां पर रहा बनास, डाई और खारी, ये 2 नंबर। बनास, डाई और खारी, बनास, डाई और खारी। और ये जो त्रिवेणी संगम है, बनास, डाई और खारी, ये है आपके देवली टोंक, यानी कि राजमहल। इधर आप देखेंगे तो ये बनास, मानसी और बांडी, यहां पर भी एक तरीके से त्रिवेणी संगम ही हो रहा है। बनास, मानसी और डाई, सॉरी बांडी, बनास, मानसी और बांडी, ये है आपके देवधाम जोधपुरिया। ये प्राचीन समय के अंदर हुआ करता था, अब नहीं है ये। लेकिन थोड़ा सा याद रखना आप, है ना। हालांकि आपने पढ़ा नहीं होगा, हो सकता है फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, बट ये पहले था, एक त्रिवेणी संगम था, ये अब नहीं है। और नंबर 4 तो आपको पता ही है, ये बनास, ये बनास जाकर मिलती है किसमें, चंबल में। और जहां बनास चंबल में विलय होती है, वहीं पर एमपी से एक नदी आती है, कौन सी, शीप। तो बनास, चंबल और शीप। बनास, चंबल और शीप, ये जो त्रिवेणी संगम है, ये है आपके रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर, एसएम सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर उतार लीजिए।
अच्छा, चलिए कोई नहीं। देखिए मैं ये चर्चा कर रहा था कि हमने अभी तक जो चर्चा की है वो की है आपके बनास नदी, हम पढ़ रहे हैं चंबल की सहायक नदियां, लेकिन चंबल की सबसे महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है वो है आपके कौन सी, बनास नदी। बनास नदी के बारे में पढ़ा, इसका अन्य नाम, इसका उद्गम, इसका प्रवाह क्षेत्र, इसका विलय और इसकी कुल लंबाई। ठीक है। फिर हमने चर्चा की इसकी विशेषताओं के बारे में, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं। फिर हमने इस नदी पर जो निर्मित बांध है उनके बारे में चर्चा की अलग से। फिर इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है वो पढ़ी हमने। फिर यहीं पर जो त्रिवेणी संगम है उनके बारे में। अब हम इस बनास की एक एक जो सहायक नदी है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि सारी की सारी जो नदियां हैं इन नदियों पर कोई ना कोई बांध निर्मित है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए चाहे कोठारी नदी हो तो मेजा बांध मिलेगा, खारी नदी है तो आपको नारायण सागर बांध मिलेगा, डाई नदी है तो लसाड़िया बांध मिलेगा, सोहदरा है तो आपके टोडी सागर बांध मिलेगा, जैसे मोरेल नदी है तो मोरेल बांध मिलेगा, इधर से आयड़ है, बेड़च है तो यहाँ पर तो आपके मदार और गोसुंडा बांध दिखाई देंगे, मेनाल है तो मेनाल जलप्रपात। तो एक एक जो नदी है ये सारी सहायक नदियां बनास की इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डाल दीजिए आप, बनास नदी की सहायक नदियां, और एक एक नदी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम कल। ठीक है। अब आप चिंता मत करिए, अब आपकी विधिवत रूप से जो क्लास है वो चलती रहेगी। ठीक है। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही।